और इस बार राज है एक ताल का। इस लेक पर यूं तो दिन भर सैलानियों की गहमा गहमी रहती है, लेकिन शाम होते ही ये ताल खाली हो जाता है, कोई इसके दीदार करने नहीं आता है। और इसके पीछे वजह बताई जाती है इस ताल का शापित होना। रात के वक्त इस लेक के आसपास आखिर कोई भी इंसान भटकता क्यों नहीं? आखिर इस धरती को कुदरत की सौंपी इस नेमत पर हर रात यूं ही ग्रहण क्यों लगता है? आखिर क्या है एक ताल का सच? इसी राज की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 10 किलोमीटर दूर एक ताल का, जहां गंगा लेक जैसे पवित्र नाम पर भी शाप का दाग मिलता है। एक लेक और उसका बेहद साफ पानी, ये सुनकर हर किसी का मन कुदरत की उस रचना तक पहुंचने का होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लेक पर ले चलेंगे जो अभिशापित है, कर्ज थे, और इस सांप का असर इतना है कि यहाँ पर रात को तो सोरिए, दिन में भी लोग अकेले आने से डरते हैं। ईटानगर हिंदुस्तान का एक ऐसा कोना जहां अजीलामू नाम के लोक नृत्य की परंपरा बिखरी मिलती है। अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा सूबा जहां के वाद्य यंत्र मराकास की पूरी दुनिया दीवानी है। भूटान, म्यांमार और चीन से सरहद साझा करने वाला पूरब का आखिरी सूबा, जहां औसतन 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोगों की आबादी नजर आती है। पेड़ों और पहाड़ों से आबाद एक ऐसा इलाका जो आदिवासियों की 26 जातियों और 100 जनजातियों से गुलजार है, जिस सूबे में 1-2 नहीं बल्कि 30 बोलियां बोली जाती हैं। कहते हैं कि सूरज की पहली किरण जब इस धरती पर पड़ती है तो चट्टान जगमगा उठते हैं। भोर की रोशनी में कुदरत की यह रचना अपनी बाहें खोलकर स्वागत करती मिलती है। तो इसके साथ ही एक ताल भी अपने रात के श्राप से मुक्त होने लगता है। एक ऐसा ताल जो रात में वीरान हो जाया करता है, जहां आने जाने में लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन दिन के उजाले में जो लेक हर सैलानी को अपनी ओर खींचती है, हर प्रकृति प्रेमी को अपने पास बुलाती है। गंगा लेक तो हम आकर पहले बार आया है, बहुत अच्छा लगा है। हम यहाँ में बोटिंग किए और यहाँ में हम खेले। कैसा लगा आखिर के? अच्छा लगा। क्या क्या किया आपके यहाँ? हम बोटिंग किया, उसके बाद बहुत खेला। मतलब नेचुरल टच है इसमें, मतलब नेचुरल टच देखने में लग रहा है कि मतलब कोई भी आर्टिफिशियल मतलब टचिंग है ही नहीं यहाँ पर, मतलब खुद ब खुद निकला हुआ है। तो क्या वाकई हर रात एक ताल की खूबसूरती पर ग्रहण लग जाता है? क्या वाकई हर रात एक लेक के इर्द गिर्द कोई साया मंडराता है? अगर ये भ्रम है तो आखिर इस भ्रम की वजह क्या है? तो रहस्य की टीम इस शापित गंगा लेक की पड़ताल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंची और हमने ईटानगर से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय किया, जो हमें उस ताल तक ले गया जिसे गंगा लेक के नाम से जाना जाता है, जिसे शापित ताल कहकर पुकारा जाता है, जो यूं तो ईटानगर का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिस ताल की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन इस ताल से जुड़ा है एक शाप भी। कहते हैं जिसने भी इस उत्तर पूर्व में बसे इलाके का रुख किया, वो सीधा कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के बीच जा पहुंचा। जिस सूबे की सड़कों के दोनों तरफ हिमालय श्रृंखला के लो रेंज के पर्वत मिलते हैं, ऑर्किड की 500 वैरायटी मिलती है, जिस इलाके को कुदरत हर साल 3000 मिलीमीटर की बारिश से लबालब करती है, और जिस सूबे के 82% हिस्से में हरियाली फैली मिलती है, ऐसे ही इलाके में आगे बढ़ने पर एक साइन बोर्ड गंगा लेक का पता बताता है, 4 किलोमीटर दूर मंजिल होने की सूचना देता है, और वही रास्ता आगे चलकर गीकर सिनियक यानी गंगा लेक के करीब ले जाता है, जिसे एक बोर्ड नीश हेरिटेज बताता है। तो साथ में आगाह करता है कि इस ताल के इर्द गिर्द गंदगी फैलाना बिल्कुल मना है। तो अभी हम आ पहुंचे हैं गंगा लेक। आप देख सकते हैं इस लेक को, बिल्कुल ही साफ पानी है इसका, चारों तरफ से
पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हरियाली के बीच ये लेक है। और इस लेक का सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पानी कभी सूखता नहीं है। बहुत सारे लोग दिन में यहाँ पर आते हैं, ईटानगर से आते हैं, नाहरलगुन से आते हैं, और बाहर से भी जो भी टूरिस्ट और नाचल में आते हैं वो एक बार जरूर गंगा लेक को देखने के लिए आते हैं। हिमालय की छोटी पहाड़ियों से रिस रिस कराता पानी और हर साल होने वाली घनघोर बारिश इस ताल को कभी सूखने नहीं देती, और यही वजह है कि आज की तारीख में ये ताल मछलियों का आशियाना बन चुका है। गंगा लेक या फिर गेकर सिंकिंग का जो कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया का देखरेख फिशरी डिपार्टमेंट करता है, और यहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट के लोग समय समय पर मछली छोड़ने के लिए भी आते हैं। हमने जब पूछताछ किया तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़े से बड़ा मछली भी है। काफी हर एक किस्म का मछली यहाँ पर मौजूद है, और कोई कोई मछली यहाँ पर 10 से 15 किलो तक के वजन का है। दिन भर इस ताल के किनारे चहल पहल मिलती है, सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोगों के लिए खास होती है यहाँ की बोटिंग, तो कोई स्विमिंग का लुत्फ उठाता है। जब से लोगों को गंगा लेक के बारे में पता चला है तब से लेकर के आज तक यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बात को मद्देनजर रखकर अरुणाचल सरकार ने आज से कुछ साल पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के तहत यहाँ पर विकास का काम शुरू किया, और आज यहाँ पर एक रिक्रिएशनल पार्क बना दिया गया है, एक स्विमिंग पूल भी है, बोटिंग फैसिलिटीज यहाँ पर है ताकि लोग यहाँ पर आ सके, और रिफ्रेशमेंट का हर एक वो इंतजाम आज के तारीख में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं कि हम लोग हिसाब करना भूल जाते हैं, गिनती करना भूल जाता है। बहुत लोग आते हैं, जगह जगह से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं विजिट करने के लिए। यहाँ से टूरिज्म लोग भी आता है और विजिट करके जाता है, अच्छा लगता है। ऐसे कस्टमर आने से हम लोग को भी काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अरुणाचल प्रदेश के सघन वन में ताल की जानकारी जैसे जैसे फैली, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन दावा किया जाता है कि सदियों पहले हुई एक मिथुन नाम के जानवर की कुर्बानी से इस पूरे इलाके को निर्जन बना दिया था, इंसानों से खाली करा दिया था, शापित बना दिया था, और रात में आने के लिए वर्जित बना दिया था। तो आखिर गंगा लेक के रात के साथ संबंध का राज क्या है? आखिर रात में इस ताल के किनारे कोई आता जाता क्यों नहीं है? कोई इस ताल के दीदार चांदनी रोशनी में क्यों नहीं करता? ये सवाल हमें लोकल दावों के और ज्यादा करीब ले गया, जिनमें ताल के शापित होने को लेकर एक तो नहीं बल्कि कई कहानियां मिलती हैं। तो आखिर इस लेक पर लोगों को रात में आने से कौन रोकता है? आखिर इस लेक पर लोग रात में आते ही नहीं, या फिर लोगों के बीच किसी ने भ्रम फैला रखा है? इन सवालों के जवाब लोकल कहानियों में मिलते हैं, जिन कहानियों ने एक साफ सुथरे ताल को अभिशप्त बना दिया है, डरावना बना दिया है। जिनमें से न्यूज नेशन को एक कहानी मिली पड़गांव के मुखिया की जुबान पर। जिस सूबे में 30 बोलियां बोली जाती हों, उनकी बातों का मर्म समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की मदद लेनी पड़ी। हम सबसे पहले मुखिया जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि गंगा लेक का या फिर गेकर सिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, गेकर सिंकिंग का इतिहास क्या है? गेकर सिंकिंग का कहानी एने का है। तो ये मेरा हम लोग का बात बस्ती का सरपंच जी है। तो ये सबसे मैंने सदियों से ये गंगा लेक में बस्ती यहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये गंगा लेक एक ऐसे इतिहास हो गया कि सब गांव वाले ये गंगा लेक को सबसे पहले यहाँ कोई ये नहीं था, स्टैब्लिश नहीं था। तो ये लोग सबसे पहले यहाँ आके बैठा है। तो गंगा लेक का आसपास में ऐसे रास्ता था, वो रास्ता से वो लोग गुजरते हुए दर से, तो उसी समय गंगा लेक का अंदर में बहुत अजीब अजीब चीज दिखाई पड़ता था वो लोग को। तो वो लोग का सामने में अजीब अजीब चीज दिखा के वो लोग को मेडिकल टाइप से, तो बाद में ये लोग बस्ती का आदमी लोग मालूम चले कि ये शैतान टेम्पटेशन करते हैं। गंगा लेक के किनारे बसे पड़गांव में निश्चय आदिवासी समाज के लोग रहा करते हैं, और अगर उनकी कहानी पर यकीन करें तो एक समाज के तबाह होने के बाद निश्चय समाज ने ही इस जगह को ढूंढा था, साथ ही ढूंढी थी अभिशप्त ताल की कहानी, जो कहती है कि कभी गीकर सिनियक के आसपास बसे गांव का तादी नाम का एक सरदार हुआ करता था।
तादी की अपनी जनजाति थी जिसे जंगल में शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार करता हुआ वो पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां उसे एक अजीब सा जानवर देखा, जिस जानवर का रंग बिल्कुल सफेद था। कहानी कहती है कि दादी उस बेजुबान को पकड़कर गांव लाया और उसको नाम दे दिया मिथुन। ये वही मिथुन है जो न्यूज नेशन को अरुणाचल के जंगलों में मिला और जिसके साथ जुड़ी है तादी नाम के एक सरदार के पुण्य, पाप और अभिश्राप की कथा। ये सरपंच जी हमको बताया, एक हम लोग का यहाँ लोकल पीपल, इसका नाम है ताई बिदा, जो मतलब जब से ये गंगा लेक जो जब से शुरू हुआ उससे पहले मतलब वो कहीं मतलब बाहर में था वो भी ना, तो उसी समय तो ताई बिदा एक मिथुन पाला है। तो वो मिथुन, एक ही मिथुन से हजार मिथुन निकला है। तो वो मिथुन जो एक मतलब शैतान का मतलब तरफ से, तो उसको मेरिकल दिखा के बाद में ये लेक का अंदर में जितना मिथुन था, मिथुन जो पूरा घिर के पूरा खत्म हो गया। तो वही था मतलब हम लोग का जो निसी पीपल से हम लोग का हो एक रिलेटेड था। तो यहाँ में बहुत मतलब उसका मिथुन था, वो मिथुन जो पूरा खत्म होके ये हो गया। तभी से मतलब हम लोग आज तक ताई बिदा को जान रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द गंगा लेक। कथा कहती है कि वो मिथुन एक मादा थी जिसके हजारों बच्चे हुए और दादी का घर मिथुन से गुलजार हो गया। लेकिन कथा ये भी कहती है कि तब गंगा लेक में एक शैतान रहा करता था जिसने दादी से उसके सबसे प्यारे मिथुन की बलि मांग ली। दादी का दिमाग बदल दिया और आखिर दादी ने अपने सबसे प्रिय मादा मिथुन की बलि दे दी। इस बलि से हजारों मिथुन आहत हो गए और कहा जाता है कि आहत मिथुनों ने गंगा लेक में जाकर खुदकुशी कर ली, मास सुसाइड कर लिया और जाते जाते दादी के वंश के समूल नाश का शाप दे डाला था। कहते हैं कि उसके बाद से ही दादी का वंश खत्म हो गया और निशी जनजाति ने उनकी जगह ले ली, जिनके धर्म में मिथुन पवित्र है और गंगा लेक है शैतान का घर जो हर रात लेक के किनारे मंडराता है। ये लोग जो देखा है दिन को या रात को भी हो, मतलब वहाँ पे ऐसे मतलब जो अजीब चीज मतलब आवाज देता है, आवाज मतलब क्या क्या सामान ऐसे ताली बजाता है, कोई नाच गान करता है, मतलब कोई धूम बजाता है, धूम बजाता है, कोई हारमोनियम, ऐसे मतलब अजीब चीज मतलब गंगा लेक के अंदर से मतलब यहाँ पे मतलब बस्ती आदमी को परेशान करता था। वो सदियों से हो रहा है। गंगा लेक की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। लेक से जुड़ी शूटिया संप्रदाय की एक अलग कहानी है जो कहती है कि सालों पहले अरुणाचल प्रदेश में शूटिया किंगडम हुआ करता था और ईटानगर के पास दोईमुख नाम के इलाके में शूटिया राजा ने एक झील बनवा रखी थी, जिस झील में शूटिया राजाओं के इष्ट देव रहते थे। लेकिन कहानी कहती है कि एक दिन राजा के देवता राजा से नाराज हो गए और वो प्राकृतिक झील छोड़कर चले गए। इस हिदायत के साथ ही राजा उनसे मिलने की कोशिश कभी न करे और इस श्राप के साथ कि राजा का खानदान तबाह हो जाएगा। कहानी कहती है कि शूटिया किंगडम वाकई तबाह हो गया और किंगडम के इष्ट देवता इस गंगा लेक में आकर रहने लगे, जिन्हें हर रात राजा का इंतजार होता है। उन्हें किसी और का रात में लेक के करीब आना अच्छा नहीं लगता। गंगा लेक के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है। उनमें से 2 कहानी ऐसी भी है जो असम के सूतिया संप्रदाय के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सूतिया संप्रदाय के राजा का एक देवता होता था और वे हारमती जो असम में है, हारमती के पास ही एक ऐसी ही लेक पर वो वास करते थे। लेकिन एक दिन वो राजा से नाराज हो गए और नाराज होकर के वो वहां से चल पड़े और चलते वक्त उन्होंने राजा को श्राप दे दिया था कि तुम कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और कहा जाता है कि आज भी वो देवता इसी स्थान पर वास करता है और इसीलिए शायद रात के वक्त या दिन में अकेले कोई भी इंसान यहाँ पर आने का साहस नहीं करता है, क्योंकि शायद वो देवता जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है वो सोचते हैं कि राजा शायद आ गया है उनसे मिलने के लिए। शूटिया कल्ट की दूसरी कहानी कहती है कि कभी अरुणाचल प्रदेश में शूटिया किंगडम की रानी हुआ करती थी
सती साधनी, जिसकी ताकत कुबेर से मिली सोने की बिल्ली, सोने की ढाल और सोने की तलवार में हुआ करती थी। लेकिन सती साधनी के पति से राजकाज नहीं संभला और अहोम वंश ने आक्रमण कर दिया। कहते हैं अहोम राजा ने रानी से तीनों चीजें सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी अपने राजवंश का सोने की बिल्ली, सोने की तलवार और ढाल लेकर भाग गई और गंगा लेक में समाधि ले ली। कहते हैं रानी ने झील में समाने से पहले अहोम राजवंश को श्राप दे दिया और रानी की समाधि से झील भी अभिशप्त हो गई। तो आखिर एक शैतान झील में रात में ही क्यों निकलता है? दिन में उसे किसी के खलल से दिक्कत क्यों नहीं होती? आखिर एक राजवंश के इष्टदेव को अपना राजा रात में ही आने का इंतजार क्यों होता है? दिन में उन्हें किसी का आना अखड़ता क्यों नहीं? या फिर एक रानी के श्राप ने ताल को अभिषिक्त क्यों कर दिया? आखिर गंगा लेक को इन कहानियों का डर अभिशप्त बनाता है या फिर इंसान के दिमाग में बैठा भ्रम? कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाओं की वजह समझ नहीं आती है और ज्ञान का वही अंधेरा कुछ जगहों को शापित होने का एहसास कराता है, उनके खिलाफ एक नेगेटिविटी भर देता है। क्योंकि दुनिया में एक नहीं बल्कि कई ऐसी जगह हैं जिन्हें मनहूस या फिर शापित माना जाता है। क्या वो शापित कहानियां ही हैं जो किसी को रात के अंधेरे में गंगा लेक के पास भी नहीं भटकने देती? कोई नहीं जानता कि जो लेक रात की चांदनी में और भी निखर उठती है, वो खूबसूरती भी लोगों को डराती क्यों है? कोई नहीं जानता कि जिस ताल को कुदरत ने प्रथम रचना की तरह जन्म दिया, उस ताल को लेकर शापित कहानियां क्यों चली आ रही हैं? कोई नहीं जानता कि एक झील से श्राप की कहानियां कब से जुड़ी, क्यों जुड़ी, किसने जोड़ी। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि ऐसी नकारात्मक कहानियां एक स्वच्छ ताल को मैला करती हैं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर दाग लगाती हैं, कुदरत की रची रचना की खूबसूरती पर पानी फेर देती हैं।